सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। और अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले बाकायदा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। आज हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी मालूमात फराहम करेगी और आप कोई छुपी हुई बातें ऐसी इस वीडियो के ज़रिए जान सकेंगे। आपको पता चलेगा अपने मुल्क के हालात क्या हैं और हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और कौन सी ताकतें हैं जिनके कंट्रोल में हमारा मुल्क है। और इसका सब्जेक्ट है आज पाकिस्तान अंडर द कंट्रोल ऑफ माफियाज। ये नहीं कौन सी माफियाज हैं जिनके कंट्रोल में हमारा मुल्क है। आपको ये जानकर हैरत होगी, वीडियो शॉर्ट होगी लेकिन मैं आपको चंद मोटी मोटी बातें बता दूंगा, बाकी आप अंदाज़ा ख़ुद लगा लीजिएगा कि ये किस तरह से हमारा निज़ाम चल रहा है और हमारा मुल्क जो है किस तरीके से लोगों के हाथों में, एक बैरूनी ताकतों के हाथों में और बड़े बड़े ग्रुप्स और बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हाथों में जो है वो खिलौना बना हुआ है। इस मुल्क के साथ क्या गेम की जा रही है। तो आप बड़े दिनों से और बड़े महीनों से एक ख़बर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये ख़बर मीडिया पे और अखबारात में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और यूट्यूब पे हर जगह आम है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा और मुख्तलिफ तरीके से लोग वीडियोस बना रहे हैं और आपके लिए आपको बता रहे हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। कभी जो है मुफ्ता इस्माइल का आ जाता है इंटरव्यू, कभी जो है वो शबर रज़ा ज़ैदी का आ जाता है, कभी इसहाक डार का आ जाता है। और पाकिस्तान के साथ जो गेम खेली जा रही है वो आपको कोई नहीं बता रहा। यानी हालात ये हैं कि मैं ये समझता हूँ पूरी मोहब्बत के साथ और एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त हमारी कौम जो है एक बहुत बड़े थ्रेट में मुब्तला है, एक बहुत बड़े ख़दशे में मुब्तला है। उनको ये ख़दशा है नहीं मालूम हमारा क्या बनेगा। तो इस ख़दशे को दूर करने के लिए या इस ख़दशे को कम करने के लिए या ये ख़तरात के बारे में कौम को एतमाद में लेने के लिए हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर कौम से खिताब करें और कौम को सही सूरत हाल बताएं, कौम को एतमाद में लें, कौम को बताएं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या है और हम क्या क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं और हम किस तरीके से जो है वो इस मुसीबत से निकल सकते हैं, निकलेंगे या नहीं निकल सकेंगे। अब असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुल्क जो है उसको गिरवी रख दिया गया है एक बहुत बड़ी आलमी ताकत के पास जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप रोज़ाना सुनते हैं IMF। अब ये क्यों आया, IMF के पास हम क्यों गए? सिंपल सी बात है कि IMF के पास हम इसलिए गए कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो ख़त्म हो गए। ठीक होगी बात। अब इसके पीछे जो छोटी सी कहानी बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको बताऊंगा वो ये है कि हमारी पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा मुल्क है, बड़ी इसकी आबादी है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, इंडस्ट्री भी है, इसमें बड़ी हमारी एक्सपोर्ट्स थी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में मानी हुई थी, हमारी गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया में मानी हुई थी। हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं सियालकोट में, गुजरांवाला में
बड़ी हमारी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, बड़े हम सैनिटरी का सामान बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, लेथ मशीनें बनाते हैं, गाड़ियों की बॉडीज बनाते हैं, फुटबॉल बनाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। वजीराबाद में बहुत कुछ बनता है, गुजरात में पंखों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये सारा पंजाब का खिता, इसके अलावा फैसलाबाद भी है, इसके अलावा कराची भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के होते हुए हम क्यों डिक्लाइन का शिकार हो गए? यानी आप अंदाज़ा करें कि हमारी ज़राअत जो है वो डाउन चली गई है, हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तबाही का शिकार है, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारी पीआईए बैठ गई है, हमारी पुलिस बैठ गई है, हमारा रेवेन्यू का महकमा बैठ गया है, और इसी तरीके से हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी बैठ गई है। तो हमारा एजुकेशन सेक्टर भी बैठ गया, हमारा हेल्थ सेक्टर भी बैठ गया। आखिर इसकी वजह क्यों नहीं कौम को बताई जाती? कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता? कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सारा खेल रचाया, जिन्होंने ये नाअहली का सबूत पेश किया, जिन्होंने ये कोई गंदा काम किया, या ये कौन लोग हैं? मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको 2-3 मोटी मोटी बातें बताता हूँ। बहुत सारे माफियाज हैं जिनके नरगे में पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से है। वो माफियाज कौन है, मैं वो उनका नाम लेकर आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि मुझे मालूम है। हमारा बैंकिंग सेक्टर में भी माफिया है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी माफिया है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर में भी माफिया है, हमारे इंपोर्ट में भी बहुत बड़ा माफिया है, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा माफिया है। इस तरीके से करते करते हर सेक्टर में, हर कारोबारी सेक्टर में, यानी शुगर इंडस्ट्री में भी माफिया है। आप जहां जाएंगे वहां माफिया का कब्जा है। वो माफिया कौन है? वो लोग ना पॉलिटिक्स करते हैं, अगर करते हैं तो उनमें चंद लोग या उनके भाई, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार पॉलिटिक्स करते हैं। वो लोग पॉलिटिक्स में अपना पैसा लगाते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ और बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस के साथ, सेनेटर्स के साथ, सबके साथ उनके गुड ऑफिसेज हैं, और हर हुकूमत के साथ उनके रिलेशंस हैं। वो अपने मफादात उठाने के लिए ऐसी पॉलिसीज और ऐसे गवर्नमेंट से इक़दामात करवाते हैं जिसके ज़रिए जो है वो अपने माली फ़वाइद हासिल करते हैं, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल तरीके से खुदकार निज़ाम से ऊपर नहीं उठती, वो दिन ब दिन वो बैठती है। वो इसलिए बैठ जाती है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठेगी और वो बाहर से अपना माल, वो बहुत बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स बाहर से माल इंपोर्ट करेंगे। जब वो बाहर से माल इंपोर्ट करेंगे, बड़े बड़े कंटेनर हज़ारों की तादाद में, जिसमें गंदम भी है, जिसमें कपड़ा भी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सामान भी है, मेडिकल साल्ट्स भी हैं, मेडिसिन भी हैं, उसमें उसकी ज़रूरी खाद भी है, उसमें ज़रूरी अद्वियात भी हैं, उसमें गंदम भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें दालें भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी हैं, बहुत कुछ है। अब जब ये चीज़ें बड़े बड़े लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो एक इंपोर्ट से करोड़ों और अरबों रुपया कमा लेते। जब उनको आसानी से ये पैसा मिल जाता है तो वो बाहर की चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। वो एक एक बंदे को, एक एक ग्रुप को वो फ़ायदा पहुंच जाता है, और उन लोगों से माली मफादात और उनके असर और रसूख की वजह से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो ऐसे इक़दामात नहीं करते जिससे मुल्क ऊपर उठे, जिससे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ें। वो ज़्यादा इंपोर्ट्स करने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बैठ गई है।
वो इसलिए बैठ गई हैं कि हमारी हुकूमत में उस माफिया के लोग मिनिस्ट्रीज में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, और हाई अप्स में, सब जगह उस माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। और उन्होंने जो ऐसे पंजे गाड़े में हैं कि जो पॉलिसी मरतब की जाती है, जो बजट बनाया जाता है, उनके मफादात को पेश नज़र रख के बनाया जाता है। जब उनके मफादात को प्रोटेक्ट किया जाता है तो वो इस कौम का खून निचोड़ते हैं। बाहर से जो माल आता है, आप अंदाज़ा करें, उससे उनको ज़ाती फ़ायदा पहुंचता है। उस फ़ायदे में हमारे पॉलिटिशियंस भी हिस्सेदार हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी हिस्सेदार है। इसलिए वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि उनको फ़ायदा पहुंचे। अब वो लोग ना मीडिया पे आते हैं, ना वो अखबारात में आते हैं, ना वो टीवी चैनल्स पे आते हैं, ना वो यूट्यूब पे आते हैं। और वो इतने ताकतवर लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं कि आपकी मेरी सोच से बढ़ के ताकतवर लोग हैं। क्यों? कि उनके पास पैसा भी है और उनके पास इक़्तिदार भी है। असल इक़्तिदार में वो लोग हैं जिनकी बात मानी जाती है, अवाम की बात नहीं मानी जाती। अवाम की मफाद की पॉलिसी नहीं बनाई जाती। पॉलिसी बनाई जाती है तो उन इम्पोर्टर्स की पॉलिसी बनाई जाती है, तो उन माफिया की पॉलिसी बनाई जाती है, उनके मफाद की पॉलिसी बनाई जाती है, और उस पॉलिसी से सरीहन उनको फ़ायदा होता है। और फिर टैक्स लगाया जाता है अवाम के ऊपर। जो बजट में, हर बजट में टैक्सेस लगाए जाते हैं। जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, मसलन पेट्रोल पर टैक्स लगाया जाता है, डीजल पर टैक्स लगाया जाता है, और बिजली पर टैक्स लगाया जाता है, गैस पर टैक्स लगाया जाता है। जब इन सारी चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता है तो लोकल प्रोड्यूस जो है, मुल्की पैदावार, आपके जो लोकल प्रोडक्ट हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। वो एक्सपोर्ट के लायक नहीं रहती आपकी चीज़ें। जब आपकी प्रोडक्ट जो है बैरूनी ममालिक, यानी चाइना से, ताइवान से, कोरिया से, साउथ कोरिया से, और क्या कहते हैं, मलेशिया से, सिंगापुर से महंगी हो जाती हैं प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता। नतीजा ये होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो नीचे चली जाती है, आपको डॉलर अंदरूनी मुल्क आते नहीं हैं। जबकि जब आप इंपोर्ट करते हैं सामान, वही सामान फिर आप बाहर से मंगवाते हैं। मिसाल के तौर पे ज़रूरी मुल्क है हमारा, और आप गंदम खुद पैदा करें ना, बाहर से क्यों मंगवाएं? आप दालें खुद पैदा करें ना, बाहर से क्यों मंगवाएं? लेकिन बाहर से इसलिए मंगवाई जाती हैं कि आपकी मुल्की पैदावार महंगी है। इसलिए महंगी है कि ये खादें आपकी महंगी है, खादें बाहर से आती हैं, और आपकी जो अद्वियात हैं जो स्प्रे की जाती हैं फसलों के ऊपर, वो महंगी हैं। जब आपकी लोकल पैदावार की फसल या लोकल प्रोडक्ट जो आप अपनी इंडस्ट्री में बनाते हैं वो महंगे हो जाते हैं, तो बाहर से जो चीज़ें आती है उसका फ़ायदा उस माफिया को पहुंचता है। वो माफिया दिन ब दिन अरबपति खरबपति बन जाता है। उनके पासपोर्टों पे 10-10 साल के अमेरिका के, यूरोप के वीज़े लगे होते हैं। वो जब चाहे मुल्क छोड़ के मुल्क से भाग सकते हैं। उनके बैरूनी ममालिक में भी बेशुमार अकाउंट हैं, उनके पास बेशुमार पैसा है, सियासतदानों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, सियासतदानों के साथ उनका असर रसूख है। सो मच सो, यहाँ तक के सियासतदानों की हर इलेक्शन कंपेन भी वो लोग चलाते हैं। उनके वो फाइनेंसर हैं। वो लोग सामने नहीं आएंगे, मेरी आंखों में नहीं आएंगे, आपकी आंखों में नहीं आएंगे। बिल्कुल वो पसे पर्दा रह के अपना काम कर रहे हैं, और सारा फायदा वो लोग उठा रहे हैं। बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो फायदा उठाते हैं अपने मफादात की खातिर। पूरी कौम को दबा के रखा हुआ है। अब उस माफिया के कंट्रोल में चूंकि हमारा मुल्क चला गया है, और जो पॉलिसी हुकूमत बनाती है, जो पॉलिसी हमारी मिनिस्ट्रीज और ब्यूरोक्रेसी बनाती है, उनके मफाद की बनाती है, और उनके मफादात को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब उनके मफादात को प्रोटेक्ट किया जाता है तो कौम का इज्तमाई मफाद जो है वो नज़रअंदाज हो जाता है। उसमें रिटायर्ड बड़े बड़े जर्नल भी हैं, उसमें रिटायर्ड बड़े बड़े लोग हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के ऐसे ऐसे नाम हैं, मैं आपको नाम बताऊं आप हैरान हो जाएंगे।
ये सब मफादात उन लोगों के हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है। कौम के फ़ायदे की बात कोई पॉलिटिशियन नहीं करता। इस वजह से पूरा मुल्क हमारा, पूरे मुल्क का कारोबारी निज़ाम जो है वो उन माफियाज के कंट्रोल में है। वो बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर ख़ानदान हैं, वो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं। ये बहुत लोग हैं, बहुत बड़े। सबके साथ उनकी रिश्तेदारियां भी हैं, सबके साथ उनके कारोबारी ताल्लुक भी हैं, सबके साथ उनका सियासी असर और रसूख भी है। इस वजह से पॉलिसीज़ उनकी मर्ज़ी की बनती हैं, अवाम की मर्ज़ी की पॉलिसीज़ नहीं बनती, जिस वजह से अवाम दिन ब दिन पिसते चले जा रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी है अवाम के लिए कि लोग अपने बच्चे दरियाओं में और नहरों में फेंक फेंक के खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता, कोई आटा नहीं खरीद सकता, कोई बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। क्यों? कि महंगाई इस कदर ज़्यादा कर दी है। और उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो बाअसर लोग हैं और इन सियासतदानों को वो सपोर्ट करते हैं हर इलेक्शन में। तो बताना आपको ये था कि हमारा मुल्क हर शोबा माफियाज के कंट्रोल में है और तमाम पॉलिसीज़ उन माफियाज के कहने पर बनाई जाती हैं। इसलिए हमारी जान नहीं छूट रही। आप ये मत समझिएगा कि आईएमएफ से कोई किस्त मिल गई तो फिर आपकी खलासी हो गई, आपकी जान छूट गई। आईएमएफ के नीचे आप दहाइयों के लिए अब फंस गए हैं। कौन सी ऐसी जादूगरी होगी जो आपको आईएमएफ से छुटकारा दिलाएगी? अभी तक कोई ऐसा निज़ाम समझ में नहीं आता। आप दबे रहेंगे, आप मकरूज रहेंगे, आपके ऊपर टैक्सों का बोझ बढ़ता रहेगा और आपकी जान नहीं छूटेगी। और वो लोग जो इंपोर्टर हैं, जो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कमाई करते रहेंगे, उनकी जेबें बढ़ती रहेंगी, उनके फॉरेन अकाउंट्स में इजाफा होता रहेगा। उनको कोई ख़तरा नहीं है यहाँ से भागने में, यहाँ रहने में। उनकी ना बच्चों को ख़तरा है, ना उनकी आल औलाद को ख़तरा है। वो मौज मस्ती में रहेंगे। अगर नुकसान पहुँचेगा तो आम आदमी को पहुँचेगा। ये आपको बताना था। आज की वीडियो इतनी है, इजाज़त लेता हूँ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।